क्लास 10th हिंदी गोधली में अध्याय तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। और इस अध्याय के लेखक हैं मैक्स मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और ये एक जर्मन लेखक हैं। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ। देखिए, ये प्रस्तुत अध्याय जो है भारत से हम क्या सीखें, इस अध्याय के लेखक जो है मैक्स मूलर, जो जर्मन लेखक हैं। उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति से वो काफ़ी प्रभावित है। संस्कृति, रीति रिवाज, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, रीति रिवाज काफ़ी पुरानी है, सभ्यता संस्कृति काफ़ी पुरानी है, और प्राकृतिक सुंदरता जो है काफ़ी अलौकिक है। यानी कहने का मतलब भारत की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि भारत की सुंदरता, रीति रिवाज कहीं दूसरे देशों में नहीं मिलती है। ठीक है, तो आइए इस अध्याय को हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका क्या मतलब आपको समझ में आया। समस्त भूमंडल में यानी समस्त पृथ्वी पर, पूरे विश्व में सर्वविध यानी सभी जगह संपदा और प्राकृतिक सुंदरता से, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है, उससे वो परिपूर्ण है, पूर्ण है, भरा है। ठीक है, कौन सा देश है, भारत है। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, ये वाक्य हमें ये बताना है। तो देखिए, हम इस प्रकार इसका आंसर करेंगे। प्राचीन काल से ही विविध संपदाओं और प्राकृतिक सौंदर्य से भारत परिपूर्ण रहा है। यानी पुराने समय से ही जो भारत है वो विविध संपदाओं, कई प्रकार के संपदाओं से और प्राकृतिक सुंदरता से क्या है, भरा है। ठीक है, कमी नहीं है। लेखक के अनुसार इस पृथ्वी पर ही एक वह देश है। लेखक के अनुसार इस पृथ्वी पर भारत ही वह देश है जहाँ स्वर्ग की छटा निखर रही है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर लेखक अभिभूत है, इसलिए लेखक ने यह कथन कहा है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता से वो काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि लेखक जो है वो जर्मन लेखक है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। सभ्यता, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता से वो प्रभावित होकर ये ऐसा बात उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। लेखक के दृष्टि से, लेखक के नज़रिए से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो लेखक के दृष्टि भारत के बड़े बड़े नगर, शहर को उन्होंने घूमा है, बखूबी तरीके से अच्छे से घूमा है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, और उन्होंने देखा है कि भारत के गांव और नगर में उन्होंने अंतर पाया है कि भारत के जो गांव हैं वहाँ के लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, ये सारी भावनाएं, मदद की भावनाएं कूट कूट के भरी हुई है। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ मिलते हैं, गाँव में मिलते हैं। तो इसका आंसर कैसे करना है आपको, तो हमें इसका आंसर ऐसे लिखना है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्राम संस्कृति भारत में क्या है, निहित है। यानी भारत के जो सभ्यता संस्कृति वो गांव में बसता है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीण में कूट कूट कर भरा रहता है, जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दूसरे बड़े महानगरों, शहरों में नहीं मिलता। कहाँ है, ठीक है। तो भारत की सभ्यता, भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, भारत के गाँव में हो सकते हैं। तो यही आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों। यानी भारत को पहचान सकने वाली कि भारत कैसा है, उस दृष्टि की आवश्यकता, उस नज़रिए की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है। वांछनीय का मतलब है जिसे चाहने योग्य, जरूरी, ठीक है, उसे वांछनीय कहा जाता है। आवश्यकता है और क्यों है। तो आज के दौर में भारतवासी जो है, लेखक कहते हैं मैक्स मूलर, आज के दौर में भारतवासी अपनी सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं और यूरोपियन पश्चात सभ्यता संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी में हम यूरोपियनों लोगों के लिए उतनी ही वांछनीय है। तो भारत के निवासियों को वो कह रहे हैं क्या, यूरोपियन लोगों को, ठीक है। और हमारे पास अब उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। तो इसके लिए वांछनीय है, ज़रूरी है। किसको, भारत के निवासियों को उन्होंने यूरोपियन लोग कहा है, और इन यूरोपियन लोगों को यानी भारत के निवासियों को भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले, इच्छा रखने वाले, ठीक है, रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो यहाँ पे पहले समझिए आप, यदि आपकी अभिरुचि देखिए विशेष में है,
यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, वनस्पति जगत में रुचि रखते हैं या जीव जंतुओं, निर्वंश विद्या, पुरातन प्रेमी हैं, तो इन क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का आवश्यक बताया। तो कैसे आपको इसका आंसर करना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। मैक्स मुलर ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, निर्वंश विद्या, पुरातात्विक इतिहास, भाषा आदि क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। इनको प्रत्यक्ष ज्ञान होना जरूरी है, इनकी अगर रुचि रखते हैं तो व्यक्ति। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां। लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों है। तो वारेन हेस्टिंग के साथ एक दुर्घटना घटी थी, तो लेखक ने बताया है, उसका जिक्र किया है। तो कौन सी दुर्घटना है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। देखिए, जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था तो उस समय वाराणसी के पास उसे एक सोने का क्या मिला, सिक्के मिले। तो वो अपने मालिक को भिजवा दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो उनका मालिक जो है उसे गला दिया। तो जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा और ये जो घटना घटी गलाने की, वो काफ़ी दुखी हुए। तो वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा, वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। या आप लोगों पर निर्भर है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य कभी ना होने दें। तो इनका हवाला देते हुए ये बात कही है कि सोने के सिक्के नहीं गलाने चाहिए थे। जो पूरी घटना घटी है वारेन हेस्टिंग के साथ, ये आपको पूरा लिखना है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। इसका मतलब है लेखक ने जो बताया है, मैक्स मुलर ने, कि भारतीय नीति कथाएं जो हैं उसमें किस तरह भारतीय अवदान, भारतीयों की योगदान उसमें किस तरीके से है, वो विशेषता क्या है, ठीक है, वो क्या बताया है, ये हमें वर्णन करना है। तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर आती रहीं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माने जाने लगा है, ठीक है। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए ये सारे आपको लिखने हैं, ये बस यहाँ तक, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि जो नीति कथाएँ हैं, पुराने समय की जो कथाएँ होती हैं, राजा महाराजाओं की दंत कथाएँ होती हैं, तो उनका प्रचलन जो है बौद्ध धर्म से माना जाता है, स्रोत माना जाता है, और भारत में उसका काफ़ी योगदान है, भारतीय से काफ़ी पसंद। इसके बाद 7वां देखिए क्या है। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन जो प्रमाण हैं, पुराने प्रमाण हैं, लेखक ने क्या दिखाए हैं, किसके साथ, भारत और यूरोपियन देशों के साथ। तो भारत और यूरोपियन देशों के साथ जो व्यापार होते थे, हाथी दांत देखिए, बंदर, मोर और चंदन आदि की जिन वस्तुओं का औसिफ से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, तो उन्होंने प्रमाण दिखाया है। ऐसे लिखना है, भारत और यूरोप के साथ व्यापार का प्रमाण लेखक ने बाइबल और शाहनामा को दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक शाहनामा का रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे, यानी प्रमाण दिखाया है। 8वां देखिए क्या है। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करना है हमें। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से समृद्ध प्राचीन युग के कानून, पुरातन युग के बारे में उधर जो अनुसंधान हुए थे, जो खोजें हुई थी, उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो अपने लिए आज भारत के ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन या पंचायत प्रथा को समझने को बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। लेखक ने बताया है, यदि आपको भारत के ग्राम पंचायतों के बारे में प्रत्यक्ष दर्शन करना है, जानकारियाँ हासिल करना है, तो पहले से जो मौजूद है स्थानीय शासन प्रणाली, इसका नाम है ग्राम पंचायत, उसके बारे में आपको जानकारियाँ मिल सकती है जो पहले से विद्यमान है। यहाँ तक आपको इसका आंसर हो जाएगा। आइए 9 नंबर देखते हैं। धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व बताया है लेखक ने। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से करना है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास और उसके अपरिहार्य छिमामाय के रूप में प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसमें लेखक ने भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि बताया है, ठीक है,
और बौद्ध धर्म की भी ये भूमि उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको कर लेना है। 10वां देखिए क्या है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो इसका मतलब है भारत किस तरह, अतीत मतलब होता है पुराना और सुदूर भविष्य मतलब दूर जो आने वाला भविष्य है, उसको कैसे भारत जोड़ता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से करना है आपको। आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच क्या कर सकते हैं, खड़ा पाएंगे। तो ये सारे लिखते हुए आपको यहाँ तक लिखना है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इसमें थोड़ा काट छाट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्या है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे समझिए, मैं आज यानी मैक्स मूलर कहते हैं, मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करना जिसका नाम संस्कृत है। ठीक है। तो आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है, तो जिसके कारण हम इस पर इतना ध्यान दें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रतिशायी क्यों है, इन्होंने संस्कृत की कौन सी विशेषता बताई है लेखक ने। तो आपको ऐसे करना है, मैक्स मूलर ने संस्कृत को सबसे पहली विशेषता बताई है कि उसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से संस्कृत काल पुराना है, ग्रीक भाषा से भी संस्कृत काल पुराना है। तो मैक्स मूलर ने संस्कृत की जो विशेषता बताई है उसकी प्राचीनता बताई है, जो संस्कृत भाषा है ग्रीक भाषा से भी काफ़ी पुराना ये भाषा है। ठीक है। तो यहीं तक आपको लिखना है।